Hello viewers, welcome again to this YouTube channel English Origin। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास चीज़ लाया हूँ और ये इतना महत्वपूर्ण है कि स्कूल लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक सभी छात्रों के लिए, सभी इंग्लिश लवर्स के लिए बड़ा ही खास आज वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें आपको मैं बताऊं कि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है स्पेशल रूल्स टू चेंज नरेशन। अर्थात नरेशन चेंज करने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनावेंगे, या फिर इसको आप ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो चल के देखते हैं। हियर इज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा once again with this special class, special rules to change narration। तो यहाँ आप देखिए, पहला रूल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति के कहे शब्दों के आशय को अपने शब्दों या अपनी भाषा में कहें तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये बात आपको कई तरह से समझना है, और सच कहें तो आप अभी तक नरेशन के जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सब आपका बेकार रूल्स है, और यूँ कहिए तो आपका वो कोई रूल यहाँ काम आने वाला नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये सारे रूल्स जो हम पढ़े तो वो क्यों बेकार चला गया। भाई बेकार इसलिए चला गया कि आप उन नियमों पर अगर आप आगे के कुछ जो मैं एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ उसको बनाने के लिए जाएंगे आप, तो वो कोई नियम इसमें अप्लाई नहीं होता है। जब कोई नियम अप्लाई नहीं होता है तो इसको कह सकते हैं ना कि आपने जो नियम पढ़ा हो वो सब बेकार चला गया। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई चीज़ को जब हम सीखते हैं ना, तो जब ये सिंपल फेज रहता है, लर्निंग फेज रहता है, बिगिनर्स फेज रहता है, तो वहाँ हम कुछ नियमों को जानते हैं, और वो नियमों को जानने के बाद जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप नियम को भी तोड़ देते हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि मैं नरेशन के अब तक के पढ़ाए हुए सारे नियमों को तोड़ने जा रहा हूँ। मतलब हुआ कि वो नियमों की अब जरूरत नहीं है। अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको इस पर केंद्रित होकर के बनाएंगे आप, तभी वो सही होगा। दूसरी बात कि ये एडवांस लर्निंग की चीज़ है। ये सामान्य विद्यार्थियों को जो नरेशन के बिगिनर्स हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए। वो अच्छा हो कि आप ये वीडियो स्किप कर जाएं, न देखें। क्यों कि पहले तो आपको साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए। जब आप साइकिल किसी तरह से सीख लेते हैं, उसके नियमों को जानते हैं, ये हैंडल है, ये ब्रेक है, ये घंटी है, ऐसे है, तो आप पहले उसको नियमों के साथ सीखते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं चलाने में, तब क्या होता है कि आप नियमों को तोड़ देते हैं। क्या तोड़ते हैं? पैडल के पैर नहीं रख करके आप ऊपर में पैर रख देते हैं। एक दोनों हाथ से हैंडल पकड़ना चाहिए तो आप एक ही हाथ से पकड़ के ऐसे चले जा रहे हैं, या फिर रास्ते में कोई मिला तो हेलो हाय बाय भी कर देते हैं। मतलब आप स्टाइल मारने लगते हैं। क्यों कि आपको बेसिक नियमों का अच्छा कमांड हो चुका है, वहाँ आपको एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। तो बेसिक नियम आप पढ़े हैं तो वो दैट इज नॉट द वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, रादर इट वॉज इम्पॉर्टेंट to have the knowledge of advanced level narration। तो आज हम एडवांस लेवल नरेशन की बात करते हैं। दूसरी बात कि इससे हम पिछले सारे नियमों का भी एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा, और उस पर कमांड है तो आप फटाफट समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। क्यों कि नरेशन वो एक चैप्टर है, कहा जाए तो ये जरा कठिन चैप्टर है, लेकिन है क्या कि अगर आप ठीक से नियमों को जानें तो बिल्कुल आसान है। इसमें कठिनता इसकी क्या है, डिफ़िकल्टी इसकी क्या है, तो आपको हर एक स्टेप पर ख्याल रखना पड़ता है। पूरे डायरेक्ट स्पीच में जितने बड़े वाक्य दिए हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबको तोड़ना पड़ेगा।
या सभी को आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी जगह पर क्या दें, इसकी जगह पर क्या दें। अर्थात आपको कम से कम 5-6 ऐसे नियम हैं जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको रखना पड़ेगा। यूँ कहें कि आप पीछे के सारे नियमों को याद रखेंगे तभी बनेगा। उसमें एक भी जगह आप मिस कर जाएंगे तो फट से एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और वो कहिए तो 0 मार्क्स ला सकता है आपको परीक्षाओं में। अगर आप जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि पर्सन बदलना जरूरी है, टेंस बदलना जरूरी है। पर्सन बदलने में गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा, टेंस बदलने में गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा, कंजंक्शन बदलने में गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसमें जो क्या कहते हैं उसको, पंक्चुएशन मार्क, जैसे इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव की जगह अगर आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, कॉमा आप अनावश्यक दे देंगे तो गलत। मैंने कहने का मतलब कि आपको वो सारे नियमों को अच्छा से एक्सरसाइज करके वेल कॉन्फिडेंट होकर के रहना चाहिए, और इसको निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस के जरिए सुधार सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको एडवांस लेवल के कुछ ऐसे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करा देते हैं। आपको सब कुछ याद पड़ जाएगा और हल्का लगने लगेगा। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में आपको हम रूल पहले पढ़ दें कि हम ये रूल में बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति के कहे शब्दों के आशय को अपने शब्दों में या अपनी भाषा में कहें, ये बात याद रखेंगे आप, अपनी भाषा में, तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब यहाँ चले जाइए एकदम शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच वो था जब वक्ता के शब्दों को हमने हूबहू कह दिया था, तो वो डायरेक्ट स्पीच था। और जब वक्ता के कहे हुए शब्दों के आशय को, सेंस को अपने शब्दों में जब हम कहे थे तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया था। इस नियम को आप बहुत स्ट्रांगली समझ लीजिए, और भी कई तरह से लोग समझाते हैं। मैं वहाँ से शुरू किया हूँ, वहीं आज ख़त्म कर रहा हूँ कि व्यक्ति के कहे हुए शब्दों के आशय को आपको जब अपने शब्दों में कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि टेंस नहीं तो सेंस पर बना हुआ। अर्थात टेंस के नियमों से तो पीछे के सारे एक्सरसाइजेज किए हैं, आप रूल पढ़े हैं, तो वो टेंस के लिए पढ़े थे, उसमें सेंटेंस के लिए पढ़े थे। असर्टिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बदलेंगे, इंट्रोगेटिव का कैसे बदलेंगे, इंपेरेटिव का कैसे बदलेंगे, ऑपरेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का कैसे बदलेंगे, ये सब चीज़ें आप जान चुके हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब का एक्सरसाइज भी है, फुल कंसेप्ट है। इसमें पूरी तरह से आपको आज नरेशन उतर ही जाना है दिमाग में। चलिए, तो इसके लिए हम एक लेट वाला जो था, जिसकी चर्चा हम पीछे डिटेल में नहीं किए थे, वैसे तो उसमें आ जाता है। ये लेट का इस्तेमाल हम करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब लेट लगाते हैं तो सिंपली हम वहाँ बताए थे उधर के सेंस के अनुसार इधर के वर्ब को चेंज कर बाकी को सिर्फ टू से जोड़ दें, तो हम वही काम यहाँ कर देते हैं। देखिए तो आप, आई सेड लेट मी गो, तो इसको हम क्या बना दिए हैं, आई ऑर्डर्ड टू लेट, टू लगा दिए खाली, और उसके बाद लेट लगा दिए। और ये हिम का पर्सन भी चेंज करेंगे हम, तो थर्ड पर्सन तो नहीं बदलेगा, बस इसलिए वो सही हो गया। ये आपका ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट हो गया। अब हमारी मर्जी है कि हम इसको अपनी भाषा में कहना चाहते हैं, बट दिस सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट एनफ। तो देखिए दूसरा सेंटेंस हम आपको उसी का उदाहरण में समझा रहे हैं कि आई ऑर्डर्ड दैट। यहाँ ऑर्डर्ड के बाद हमने टू नहीं दे करके दैट दे दिया। तब जब दैट दे दिए तब क्या करेंगे, तो हिम का ही कर देंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस में, वो ऑब्जेक्टिव केस में था। लेट हमारा भर्व है, इसलिए भर्व के बाद आने वाले जो भी शब्द आते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि दैट कंजंक्शन के बाद हम ला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में, तो ही हो गया। अब जब ही हो गया तो इसके साथ हम शुड का प्रयोग करेंगे। शुड माने चाहिए, आप जानते होंगे। अब बाकी जो भर्व है तो उसको V1 वहाँ भी था, यहाँ भी रहेगा। लेट में भी हम जब भी बनाते लेट मी गो,
लेट मी टेल, लेट मी आस्क, तो ये जितने भी सेंटेंस बनते हैं ना लेट में, तो उसके बाद V1 ही लगता है। यहाँ भी आपको V1 ही देना है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि आई ऑर्डर्ड दैट ही शुड गो, ये भी आपका इनडायरेक्ट हो गया। देखिए, तो कहने का मतलब एक ही वाक्य को हमने दो तरह से बनाया। कैसे कैसे बनाया, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। आई सेड लेट मी गो, इसको हम दो तरह से बनाए। एक बनाए हम आई ऑर्डर टू लेट हिम गो, दूसरा बनाए हम क्या बनाए कि आई ऑर्डर दैट ही शुड गो। देखिए, अब इससे आप और भी कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। देखिए दूसरा सेंटेंस में, देखिए यहाँ दूसरा सेंटेंस हम क्या ले रहे हैं आपको, आई सेड लेट मी गो टू मार्केट, आई सेड टू लेट मी गो टू मार्केट, ये भी सही हो गया। अब यहाँ देखिए आई सेड दैट आई शुड गो टू मार्केट, ये भी वही हो गया। तो कहने का मतलब उस नियम से हमारा ये भी बन गया। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, आई सेड टू हिम व्हेन आई वेंट टू हिम ही वाज रीडिंग। ध्यान दीजिए इसमें आप, ये सेंटेंस आपको WH वर्ड से शुरू हो रहा है। इज इट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, देयर इज ए क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ डिटेक्शन। आप इसको डिटेक्ट कीजिए, आप इसको पहचानिए कि व्हेन जो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए इंटरोगेटिव सेंस में आता है। इसके लिए आपको दूसरा जो ट्रिक बताए थे हम कि देयर मस्ट बी एन इंटरोगेटिव मार्क, दैट इज इंटरोगेटिव मार्क का मतलब हुआ क्या होगा, इंटरोगेटिव मार्क का मतलब हो गया यहाँ होना चाहिए था आपको नोट ऑफ इंटरोगेशन। क्या होना चाहिए, नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये इंटरोगेशन नहीं है, अगर नहीं है तो सेंटेंस इज नॉट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेशन। एक बात समझ गए आप। तब क्या है, तो आप यह देख लीजिए, यहाँ हम फुल स्टॉप दिए। ये फुल स्टॉप का क्या सेंस है, तो फुल स्टॉप हम पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस में कि असर्टिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ये फुल स्टॉप हमको ये हेल्प कर रहा है समझने के लिए कि दिस सेंटेंस इज इन असर्टिव फॉर्म, नॉट इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो चलिए, यहाँ अगर आप फिक्स कर लिए कि असर्टिव सेंटेंस है, तो चलिए इसको आप यहाँ से समझिए कि आई सेड टू हिम व्हेन आई वेंट टू हिम ही वाज रीडिंग। क्या बनाएंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए, घबराइएगा नहीं। स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, स्टेप बाय स्टेप आपको सब याद पड़ जाएगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ आपको क्या, आई टोल्ड हिम, ये इसमें कोई दिक्कत है। आई सेड टू हिम का हमने क्या बना दिया, आई टोल्ड हिम। अब ये असर्टिव है तो ये दैट लेगा, ध्यान रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस जो बनाए थे उसमें सभी में हम दैट दिए थे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये व्हेन है तो इसको रिटेन कर देंगे, उतार देंगे, तो व्हेन हो गया। आई वेंट टू हिम, यहाँ आई वेंट टू हिम की जगह पर आपको ये नहीं होगा, आपको हैड हो जाएगा। यहाँ गलत हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो इसके बदले में क्या देंगे हम, ये भी आप समझ लीजिए। हमने इसको काट दिया, तब इसकी जगह पर हमको देना होगा हैड। ठीक है, क्या देना होगा, हैड। और उसके बाद गो की जगह पर हमको V3 देना होगा, क्योंकि 1 2 का 4 आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको कि अगर दोनों तरफ पास्ट रहे तो हमको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, क्योंकि आई वेंट टू हिम है तो हैड गॉन हो जाएगा, व्हेन आई हैड गॉन टू हिम ही वाज रीडिंग। बात समझ गए, ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट उदाहरण में चलिए आप। तो जब नेक्स्ट उदाहरण में, आज एग्जाम्पल की बारी है, पेशेंस रखिए, और यहीं आज आपको नरेशन पर कमांड करा देते हैं। दूसरा देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, He said to me, thank you। जनरली देखते होंगे कि कोई कह दिया आपको थैंक यू। अब इसका अंग्रेजी भाई क्या बनाएंगे, इसका नरेशन तो ऐसे इस तरह का तो सर बताए ही नहीं थे कभी। इसमें आपको सेड टू को आपको
टोल्ड या आस्क या इंक्वायरी या विश्ड कुछ नहीं देना है, यानी कि पीछे का सारा नियम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका अर्थ लगाना होगा। क्या अर्थ लगाना होगा? ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझे कहा थैंक यू, उसने मुझे थैंक यू कहा। देखिए इसको दूसरे तरह से हम क्या कह सकते हैं, उसने कहा मुझे थैंक यू। अब इसको अपनी भाषा में मैं जब कहना चाहूँ तो क्या कहेंगे, उसने मुझे थैंक यू कहा, यानी कि थैंक, उसने धन्यवाद दिया। तो इसी को आप सीधा सीधी अंग्रेजी उतार दीजिए, उसने मुझे धन्यवाद दिया, ही थैंक्ड मी, बस योर वर्क इज डन, काम हो गया आपका। कोई पुराने नियम का कोई रूल यहाँ नहीं काम आया, इसीलिए आज नियम भी टूट गया। अर्थात आपको जब एडवांस लेवल में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहाँ रूल्स टूट जाते हैं, वहाँ सेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्कमस्टांस इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांस में आप क्या करेंगे, सीधा सीधी डायरेक्ट आपको जो बनता है, पहले डायरेक्ट का आपको जो बना बनने दीजिए, अब उसका अर्थ लगाइए और उसको इनडायरेक्ट में हम कैसे कह सकते हैं वैसे कह दीजिए, बात खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ही सेड एनफ। जैसे कि हम लोग भोज वगैरह में खाते हैं तो कोई फिर हम लोग को देने आता है तो कहते हैं एनफ एनफ एनफ, मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं लेंगे, अब नहीं खाएंगे। इसमें आप क्या करते हैं, ही सेड एनफ, तो एनफ मतलब काफी। तो इसी को हम अपनी भाषा में क्या कह देंगे कि उसने कहा, जब उसको हम और पूरी देने लगे और भोज खिलाने लगे तो उसने क्या कहा, इट वाज एनफ, एनफ इट इज, यानी कि इट वाज एनफ। ये भी समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए आप, ही सेड हैप्पी न्यू ईयर। कभी कभी देखते होंगे कोई क्या आपको विश करता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये सब करता है ना, उसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। जनरली हायर एडवांस लेवल में आपको खूब इस तरह की बातें पूछी जाती है। कभी कभी तो ये बिहार बोर्ड में भी इंटर लेवल पर भी पूछ लेता है, तो आप जरा सावधान रहें ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। आप वही दिमाग में रखें, वक्ता के कहे शब्दों के आशय को अपने शब्दों में कहना है, ये बात दिमाग में रखनी है। तो अब देखिए, उसने कहा हैप्पी न्यू ईयर, हम क्या समझेंगे इसको, इसको ऐसे समझेंगे और यही बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, देखिए क्या बनाएंगे, आप यहां बनाएंगे कि ही विश्ड मी, उसने मेरे लिए अभिलाषा किया, उसने मुझे मेरे लिए क्या किया, विश किया, मुझे क्या किया, विश। हाँ, तो ए हैप्पी न्यू ईयर, उसने मेरे लिए नव वर्ष शुभकामनाएं दी, इसका हिंदी ये भी हुआ, तो मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर विश किया, हो गया। वैसे बना दिया डायरेक्ट, कोई रूल नहीं, पीछे का कोई रूल नहीं लगा, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट में आइए, ही सेड, ही सेड वेल डन। कभी कभी बोलते हैं ना वेल डन, बहुत अच्छा किया, कमाल। कोई खेल रहा है या कोई कुछ अच्छा गा रहा है तो कहते हैं वेल डन या वेल प्लेड, ये सब बोलते हैं। उसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। क्या कर देंगे इसको, अनायास बोलता है लोग तो आप सेंस पकड़िए और बनाते चलिए। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन वेल, कि उसने बहुत अच्छा खेला या वो बहुत अच्छा काम किया। उसी तरह से आप और एक एग्जांपल लीजिए, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने दोस्त को आप सुना रहे हैं कि कल जब हम मुझसे मिले थे तो वो मुझे गुड बाय किया, तो आप सीधे बनाइए वो, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, उसके बदले में क्या करें, ही बिड ए गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, उसका दोस्त है। माई फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला यहाँ, ठीक है। अब चलिए रूल 2 में आइए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज मैं इसका खेल समाप्त कर ही देता हूँ। अब इसके बाद आपके पुराने सभी नियम भी याद हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएगा, आप मज़े से बना सकेंगे। अब यहाँ देखिए, कह रहा हूँ कि भिन्न भिन्न काइंड्स ऑफ सेंटेंस के लिए इधर का डिफरेंट वर्ब्स दें। मतलब जैसे कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है, एक ही सेंटेंस, ही सेड, क्या कहा, हेलो हाउ आर यू, प्लीज सिट डाउन।
अब ये तीनों सेंटेंस इसमें आ गया और तीनों को आपको एक ही सेंटेंस में, तब क्या करेंगे आप? फंस गए ना। तो इस जगह आपको फिर वही दिमाग ले जाना होगा जो हमने आज आपको पहला रूल में बताया, एडवांस लेवल का पहला रूल, कि वक्ता के कहे शब्दों के आशय को अपने शब्दों में कहना है। तो देखिए क्या बना दिए हैं हम। ही आस्क्ड मी, ये हेलो जो है वो इसको इंटरजेक्शंस करते हैं, जब नरेशन बनाते हैं तो ये एक्स्ट्रा वर्ड माना जाता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो उसने मुझे पूछा हाउ आर यू, तो हम क्या कर देंगे? हाउ तो दे ही देंगे। और कैकडब्ल्यूएच वर्ड है इसलिए इफ नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा इसमें। उसके आर यू को हम एसर्टिव बनाएंगे तो यू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। आई के साथ वाज लगता है पास्ट टेंस। क्यों? कि आप रूल याद कीजिए, रूल नंबर 2 आपको बताए थे हम, इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट। अगर इधर पास्ट आ गया तो बी श्योर कि आने वाले सब्सिक्वेंट जितने भी सेंटेंस होंगे सब पास्ट में चले जाएंगे। तो ये आप अगर याद रखे हैं, एक लाइन का रूल है, बहुत इजी रूल है। इसको देखिए, एंड रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि हम यहाँ प्लीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंस रिक्वेस्ट का है, तो वहां पूछने का सेंस था तो हमने आस्क दिया, यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड दे दिया। और मी टू सिट डाउन, बैठने के लिए। रिक्वेस्टेड के बाद हम क्या करते हैं? बाकी को सिर्फ टू से जोड़ देते हैं। ओके, कोई दिक्कत? यहां तक आप समझ गए तो समझिए समझ ही गए आप। अब चलिए रूल 3 में आते हैं, लास्ट वन। रूल 3 में कहते हैं कभी कभी कन्वर्सेशन स्टाइल कर देता है या डायलॉग लेवल कर देता है। ये डायलॉग हो या कन्वर्सेशन हो तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको कैसे कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आज नियम दे रहे हैं हम कि अफर्मेटिव रहे तो यस और रिप्लाई इन अफर्मेटिव दें, या फिर अगर निगेटिव रहे तो क्या कहें? उलट देंगे, यानी कि या फिर सेंस के अनुसार वाक्य को पूरा कर देंगे। अब ये बात भी आप दिमाग में रख लिए। अब इसका उदाहरण में चलिए, राम सेड व्हाट आर यू रीडिंग माय फ्रेंड्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्लियरली ये क्वेश्चन सेंटेंस है, यहाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया है, आप इसको क्वेश्चन मार्क यहाँ समझें, ताकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, तो ये समझ गए आप। अब इसका बना रहे हैं हम, तो क्या बना रहे हैं? राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स व्हाट ही वाज डूइंग, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको देखना होगा कि राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा? कि क्या पढ़ रहे हो मेरे मित्र। तो मेरे के लिए हम तो यहाँ राम के अनुसार दे दिए, समझ गए? तो इसीलिए यहाँ क्या कह दिए हम कि व्हाट ही वाज रीडिंग, क्या कि माय फ्रेंड कहा है, तो किसका दोस्त है? ये राम का दोस्त है, इसीलिए ही वाज कर दिए। अब समझ गए? और यहाँ हीज कर दिए, ये भी याद हो गया। अब चलिए दूसरा उदाहरण लीजिए, राम क्या बोला, तो डायलॉग फॉर्म में देखिए आप। डायलॉग फॉर्म में क्या रहता है कि राम बोला, क्या बोला? राम हेलो हाउ आर यू, तो इसको देखिए क्या बनाएंगे, राम आस्क्ड, हेलो को हटा दिए, किसको पूछा? तो यहाँ देखिए सीता लिखा हुआ है, सीता ने बोला फाइन, तो ये राम पूछा किसको? तो सीता को। आप थोड़ा सेंस लगाइए, उसके बाद बाकी उतार दीजिए। हाउ आर यू, तो हाउ सी वाज, ये समझ गए आप। इस तरह ये भी बन गया आपका। अब देखिए सीता फाइन, जवाब क्या दी? फाइन। तो हम इसको कह सकते हैं कि सीता रिप्लाइड दैट शी वाज फाइन। अपने से बना रहे हैं, याद रखिएगा, अपनी भाषा में इसका जवाब दे रहे हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ओल्ड रूल्स दैट आई हैव टॉट यू बिफोर दिस क्लास। उसके उन नियमों पर नहीं बन रहा है, आपके सेंस पर बन रहा है, टेंस पर भी नहीं बन रहा है, सेंस पर बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम क्या बोला? आई लव यू सीता। तो इसको हम सीधा सीधी कह देंगे कि राम सेड, कह सकते हैं सेड टू सीता कर सकते हैं, या राम टोल्ड सीता भी कर सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं। तो क्या करेंगे? राम सेड दैट ही लव्ड सीता, सिंपली बन गया। अब देखिए सीता क्या जवाब दी?
सीता रिप्लाइड दैट शी ऑल्सो लव्ड राम। कि राम ये कह दिया, सीता को पूछा आई लव यू सीता, तो इसने क्या जवाब दिया, आई लव यू टू। तो उसको हम अपने सेंस में बना दिए कि सीता रिप्लाइड दैट शी ऑल्सो लव्ड राम। अब दूसरा उदाहरण देखिए, राम विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सीता ने कहा यस। इसको देखिए क्या जवाब देते हैं कि राम आस्क्ड इफ शी लव्ड राम। चलिए एक इस तरह से भी देखिए, सीता ने जवाब दिया, सीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मतलब हाँ में जवाब दिया। या फिर सीता आंसर्ड, अपने मन से बना रहे हैं, कोई नियम नहीं चल रहा है, दैट शी वुड मैरी हिम, ये भी सही है आपका। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आपको याद दिला दें, हम क्वेश्चन टैग बनाए थे। अब क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि क्वेश्चन टैग को हटाकर सीधा क्वेश्चन के नियम से बनाएंगे। जैसे क्या करेंगे, देखिए, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू कॉलेज आरंट यू, इसको क्या बना दिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। ऐसे भी बनाते हैं। कभी कभी इसका टैग का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो उसका उदाहरण आपको हम देंगे। आगे चलिए, लेट, लेट से शुरू होने वाले थोड़ा सा एक तो और कंफ्यूजिंग होता है, तो याद पड़ा हमको तो आपको वो भी बता देते हैं कि लेट से शुरू होने वाले वाक्य के कई अर्थ होते हैं। टू मेक पर्सनल, सॉरी, टू मेक ये प्रपोजल ऑफ, कभी प्रस्ताव अगर दे देते हैं तब क्या करते हैं, तो इधर के वर्ब को हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग करके एडजेक्टिव की तरह बनाते हैं। राम सेड लेट अस हैव ए पिकनिक, तो राम सजेस्टेड, या कह सकते हैं राम प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा, दैट दे शुड हैव ए पिकनिक, यानी कि चलो पिकनिक करते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, आई सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, चलो टहलने चलते हैं, तो मैंने प्रस्ताव रखा दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। हो गया। अब इसी जगह थोड़ा सा बता दिए हैं कि अगर वाक्य में वेल रहे, ओके रहे, टू रहे, फाइन रहे, सो यू सी यू नो आदि एक्स्ट्रा वर्ड रहे तो इसे हटा देते हैं। ये बात भी आपको पहले भी बोले हैं, फिर बोल देते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे सेल्समैन आस्क्ड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सेल्समैन, कभी आप जाएंगे किसी दुकान में तो वहाँ आपको सेल्समैन पूछेगा वेल सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए क्या करें, कौन सा कपड़ा दिखावें, कौन सा आपको चॉकलेट दिखावें। तो सेल्समैन यहाँ इसको बनाएंगे जब हम इसको नरेशन में, तो सेल्समैन वांटेड टू नो, देखिए कैसा बन रहा है, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, वो उसके लिए क्या कर सकता है, सीधा बता दिया। वेल का हट गया, वेल का कोई सेंस भी नहीं है। अब थोड़ा सा इसको देखिए आप, मस्ट से अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का बोध हो तो हैड टू या हैज टू में बदल देते हैं, या वुड हैव टू में बदल देते हैं, या विल हैव टू में बदल देते हैं। इसको भी आप, इस रूल को भी आपको कभी कभी भेटाएगा ये भी, तो इसके बारे में आप जान लें। और देखिए, ही सेड आई मस्ट गो सून, अब मुझे चलना चाहिए। अब देखिए कि चलना चाहिए, अभी प्रेजेंट में हम कह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही हैड टू गो होम, उसको घर जाना चाहिए था। इसका माने ये हुआ घर जाना चाहिए या जाना था। ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो, इसका भी माने वही हुआ कि उसने कहा कि अब उसको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, इस सेंस में। दूसरा देखिए, ही सेड आई मस्ट कम, तो ही सेज दैट ही हैज टू कम, ये भी सही है। या ही सेज दैट ही विल हैव टू कम, तो आप समझ गए। आई थिंक इस तरह से कुछ कंफ्यूजिंग है, तो आपको भी इस कंफ्यूजन में पढ़ना नहीं है। ये सिर्फ दिस इज जस्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड कल्टिवेशन ऑफ योर माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नरेशन। तो नरेशन में थोड़ा सा आपके दिमाग की हम जुताई कर दिए, आप भी थोड़ा सा जुताई कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी के नियम भी आपको
क्या क्या आसान लगेंगे, और इस कंसेप्ट से जब बनाएंगे तो आपका एक भी गलती नहीं होगा। आप ध्यान दे रहे हैं ना कि एट एवरी स्टेप यू नीड टू हैव सर्टेन कंसेप्ट, सर्टेन रूल टू सॉल्व द इंटायर सेंटेंस। पूरे वाक्य को बनाने के लिए आपको हर स्टेप पर सजग रहना पड़ता है, कॉशस रहना पड़ता है, तभी आप इसको ठीक से बना सकते हैं। थोड़ा सा भी आप लूज होंगे, थोड़ा सा भी आप ढीला पड़ेंगे, फट से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं नहीं, हर स्टेप पर हम बदल रहे हैं। और आज के क्लास में मैंने जो आपको बताया है ये, दैट मेक्स यू अवेयर ऑफ दिस थिंग, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तभी आपका ये कंट्रोल होगा। आई थिंक दिस इज हेल्पफुल नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल लेवल बट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड फर्दर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको बहुत सारे इसमें जितने भी हमारे वीडियोज हैं लगभग सब मिल जाएंगे। आप सीक्वेंस में देखें तो और आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप बेल आइकन को अगर प्रेस कर देते हैं तो आपको एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके मोबाइल पर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।